हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम चैप्टर 1 के यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, राइट, विच डील्स विद द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया है, राइट। पिछली वीडियो में हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी आखिर आया कहाँ से, ये पैदा कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, वो स्टार्ट हुई थी विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड द मिड 18th एंड 19th सेंचुरी। इस टाइम में क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स एंड मशीनरीज ऐसी चीजें सेटअप हुई थी। तो इसमें क्या होता था, जो फैक्ट्रीज ओन करते थे, ओनर्स, ठीक है, इनको हम कैपिटलिस्ट भी कहते थे। तो ये एक वर्ग होते थे जो ओन करते थे फैक्ट्रीज, ठीक है, और दूसरे वर्ग होते थे वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे फॉर सम वेजेस। तो ये दो वर्ग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये जो ओनर्स है ना, ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लग गए। कैसे एक्सप्लॉइट करने लग गए? देखिए, उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे बेचारे वर्कर्स के, और उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता था। उनके वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं होती थी, डेंजरस काम भी कराया जाता था और चाइल्ड लेबर भी देखने को मिला। तो इस तरह से लेबर्स की एक्सप्लॉइट करने लग गए ये रिच ओनर्स। ओनर्स ऑब्वियसली वही लोग होते थे जिनके पास पैसा होता था, जो फैक्ट्री सेटअप करते थे। ठीक है, तो पैसे के बल में ये बेचारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लग गए, और ये काफी सालों तक ऐसा चला कि वर्कर्स धीरे धीरे और ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में एक क्लास डिवाइड देखने को मिल गया। जो ओनर्स हैं वो और ज्यादा अमीर होने लग गए, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो भी प्रोड्यूस होता था उसका प्रॉफिट सीधा इनके जेब में जाता था। और बेचारे जो वर्कर्स हैं उनके पास इतनी वेज भी नहीं होती थी कि वो अपने बेसिक नीड्स भी पूरा कर सके। तो अमीर अमीर बनता चला गया और गरीब गरीब बनता चला गया। तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल गई। और जब ये बहुत ज्यादा फैला, क्लास डिवाइड एंड इनइक्वालिटी जब बहुत ज्यादा फैल गया, तो लोग ये पूरे सिस्टम को ही क्वेश्चन करने लग गए कि क्या ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ठीक है, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छी है, क्या हमें ये सिस्टम चेंज करनी चाहिए। तो ऐसे थॉट्स लोगों के मन में आने लगे, और कुछ थिंकर्स सोशलिस्ट थिंकर्स बन के भी इमर्ज हुए। देखिए, सोशलिस्ट थिंकर्स वो थिंकर्स थे जिनको लगता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम गलत है। ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो फैक्ट्रीज है, वो वर्कर्स को ओन करनी चाहिए, या सारे लोगों को कलेक्टिवली ओन करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को ओन करनी चाहिए। देखिए, अगर हम कलेक्टिवली ओन करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो सब में बटेगा, सबकी नीड्स पूरी होगी, राइट। तो वो इस तरह के वर्कर ओन्ड एंटरप्राइज की कल्पना करने लगे, और एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जहाँ पे सब मिलजुल के रहे, कोई क्लास डिवाइड ना हो, सबकी नीड्स पूरी हो। तो ऐसी सोसाइटी की वो कल्पना करने लगे, और वो ऐसे सोसाइटी को प्रपोज भी करने लगे। दे प्रपोज द ऑल्टरनेटिव सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे समाज की वेलफेयर की कंसर्न ज्यादा हो, ना कि इंडिविजुअल की प्रॉफिट की। ठीक है, और ये जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, इनमें से पॉपुलर थिंकर्स थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंगल्स। ठीक है, इन दोनों ने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक किताब निकाली, जहाँ पे उन्होंने कैपिटलिज्म सिस्टम की बहुत ज्यादा क्रिटिक की। ठीक है, और उन्होंने प्रपोज किया अ रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए और उसके लिए रेवोल्यूशन आना जरूरी है। तो काफी लोग ये किताब से प्रभावित हुए, उनके विचार से प्रभावित हुए, और रेवोल्यूशन आया भी। ठीक है, सोशलिज्म को धीरे धीरे ट्रैक्शन मिलने लग गया, कि कई सारे लोग उभर के आए जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने लग गए, और रेवोल्यूशन भी आया। फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, रशिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया 1917 में। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन ने जो रशिया की सिस्टम थी, वो उस सिस्टम को ही चेंज कर दी। देखिए, इससे पहले रशिया में किंग का रूल हुआ करता था, मोनार्क होते थे। ठीक है, और जब 1917 में रेवोल्यूशन आया,
तो वो मोनार्की सिस्टम को हटा के एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया रशिया को अंडर द रूल ऑफ व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन जो है ये फर्स्ट प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर थे दुनिया के ही, ठीक है। और ये रशिया में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी लेके आए। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, पहले तो उन्होंने सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना बड़े बड़े, इन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया। इन्होंने कहा कि ये फैक्ट्रीज अब कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करेगा, ये गवर्नमेंट ओन करेगी और उसमें क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, प्रॉफिट का क्या करना है, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और इन्होंने क्या किया लेनिन ने, इन्होंने सबको गारंटी किया हाउसिंग का, ठीक है, जो बेसिक नीड्स होती है, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन्होंने गारंटी किया कि सबको ये मिलेगी। ओके, तो इन्होंने काफी इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करने की कोशिश की, बेसिक नीड्स सबकी पूरा करने की कोशिश की, और जो रिसोर्सेज है उसकी कलेक्टिव ओनरशिप इन्होंने बनाई। तो इस तरीके की सिस्टम जहाँ पे जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का क्या करना है, उस टाइप की सोसाइटी को हम एक्चुअल में सोशलिज्म कहते हैं या सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। देखिए, लेनिन के आने के बाद काफी सुधार भी हुई, वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन में भी आपको कम एक्सप्लॉइट देखने को मिल गया, इनके वेजेस में इंप्रूव हुए, ठीक है, और इनको जो बेसिक इनकी नीड्स है, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो भी प्रोवाइड किया गया, और सोशल इनइक्वालिटी को काफी ज्यादा कम करने की कोशिश की अंडर द रूल ऑफ व्लादिमीर लेनिन। तो देखिए, जब लोगों ने देखा कि रशिया में ऐसी सोसाइटी बनी है, सोशलिस्ट सोसाइटी, और वो काफी अच्छी भी कर रही है, तो आसपास की कंट्रीज भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, लेटर ऑन रशिया अलॉन्ग विथ यूक्रेन, बेलारूस एंड ट्रांसकॉकेशियन, ये नेबरिंग कंट्रीज रशिया की, ठीक है, ट्रांसकॉकेशियन एक्चुअली 3 कंट्रीज के, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये 3 कंट्रीज मिलके ट्रांसकॉकेशियन बनता था, पहले होता था, बाद में ये ट्रांसकॉकेशियन जो है ये ब्रेक करके ये 3 कंट्रीज बन गया था, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज ने क्या किया, बाद में दे फॉर्म्ड यूएसएसआर। यूएसएसआर था एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज है उनकी एक यूनियन, एक संगठन बनाई गई, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट संगठन थी। धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज भी ये संगठन में जुड़ने लग गए, और कुल मिला के इसमें 15 नेशंस इस यूनियन का पार्ट बन गए, संगठन का पार्ट बन गए, ठीक है। तो ये वो टाइम था जहाँ पे सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा था, बहुत ज्यादा हाइप था सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो इस तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ गया, राइट। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सोशलिज्म क्या है, आपको अब समझ आएगा इजीली। The concept of socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels in their work The Communist Manifesto published in 1948। देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फर्स्ट पॉपुलराइज किसने कराया, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने। इन्होंने अपने किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस इकोनॉमी की चर्चा की, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, that is factories, capital, mines, etc. are owned by the whole community represented by the state। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स फैक्ट्रीज, कैपिटल्स एंड माइंस ओन नहीं कर सकते ये वाले सिस्टम में, पूरा कम्युनिटी ओन करेगा, एंड कम्युनिटी माने स्टेट ओन करेगा, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लांट प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। और ये सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, ठीक है, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलनी चाहिए फ्रॉम दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो बेनिफिट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड according to the commands of a central planning authority, and therefore market forces have no role in the allocation of resources। देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता,
यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्लान्ड होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। एक प्लानिंग बॉडी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो प्लान करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को यूज किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी की, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की कमांड में चलती है ये इकोनॉमी, इसलिए इसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अंडर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, production and distribution of goods are aimed at maximizing the welfare of the community as a whole। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, प्रॉफिट मोटिव होता था, राइट। कोई भी चीज प्रोड्यूस एंड सेल करने का मोटिव क्या होता था, प्रॉफिट। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट इज द मोटिव, द मोटिव इज द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी। सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं, सारी कम्युनिटी के वेलफेयर को देखते हुए, को ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। हेंस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्लानिंग अंडर सोशल इकोनॉमी, ठीक है। तो जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो भी प्लानिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट इज ऑल्सो प्लान्ड। कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना सेव एंड इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें प्लान किया जाता है बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और ये जो प्लानिंग अथॉरिटी है, ये लोग, ठीक है, उस देश के लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन गवर्नमेंट में जाएगा, कौन प्लानिंग अथॉरिटी में जाएगा। बेसिकली प्लानिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो ही डिसाइड करती है कि कैसे क्या होना है, एंड दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बेसिकली गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। So you've understood the crux of socialist economy, right? कि ये है क्या एक्चुअल में। Okay, now let's look at the characteristics of socialist economy. Now the first characteristics is collective ownership. There is collective ownership of all means of production except for small farms, workshops and trading firms which may remain in private hands. देखिए छोटी मोटी फार्म्स या वर्कशॉप्स या फर्म्स जो है वो आप प्राइवेटली रन कर सकते हो, लेकिन जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी बिजनेसेस, वो ओन करती है सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट। सो देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, profit motive and self-interest are not the driving forces of economic activity as it is in the case of market economy. The resources are used to achieve certain socio-economic objectives. देखिए क्योंकि कलेक्टिव ओनरशिप है तो कोई एक इंडिविजुअल को तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, राइट। तो प्रॉफिट, ये सोसाइटी का जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं होता, इनका मोटिव होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो पूरी सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पूरी सोसाइटी की वेलफेयर होती है, राइट। तो वही ऑब्जेक्टिव ये अटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मे भी हो सकता है कि सबके लिए घर बनाना या सबके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मे बी दैट कैन बी द ऑब्जेक्टिव। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमिक प्लानिंग। सी देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू सेट एंड अकम्प्लिश सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है। अब आपके सोशल इकोनॉमिक गोल्स क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करता है एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये प्लानिंग अथॉरिटी लोगों को देखता है, समझता है कि सोसाइटी को क्या चाहिए, ठीक है, क्या हमारी गोल्स होनी चाहिए, कैसे सबकी फायदा होता है, उस चीज की ये स्टडी करता है प्लानिंग अथॉरिटी, एंड देन दे सेट गोल्स। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस such as what to produce, when and how much to produce are taken by the central planning authority। देखिए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक्चुअल में गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। सो ऑल द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू प्लानिंग। ओके, थर्ड इज द एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज guaranteed, but consumer sovereignty gets restricted by selective production of goods। देखिए कैपिटलिस्ट में क्या होता था कि आप जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते थे, राइट। और वहां पे कंज्यूमर सबसे बड़ा किंग होता था, कंज्यूमर यूज्ड टू बी द किंग, क्योंकि सब कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करते थे।
लेकिन ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, पहले से ही प्लान्ड होता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, किसको बेचना है, कितने में बेचना है, सब कुछ तो पहले से ही प्लान्ड होता है। तो मार्केट का या कंज्यूमर का ज्यादा रोल नहीं होता है, प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते कंज्यूमर, ठीक है। जो प्रोडक्शन के बारे में सारे डिसीजंस तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही लेती है। सो कंज्यूमर सॉवरेनिटी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे हो जाती है और इनके पास ज्यादा चॉइस भी नहीं होती। द रेंज ऑफ चॉइस इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द प्लान्ड प्रोडक्शन, ठीक है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी चीजें आप उनमें तो चॉइस कर सकते हो, लेकिन जो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है उसमें आप कैसे चॉइस करोगे, राइट। कैपिटलिज्म में क्या होता था कि अगर किसी भी चीज की कंज्यूमर डिमांड करती थी तो वो डिमांड मीट करने के लिए सप्लायर्स आ जाते थे, राइट। क्योंकि जिस चीज का डिमांड होता था उसमें प्रॉफिट भी होता था, तो सप्लायर्स हर कस्टमर की हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, जो भी प्लान्ड प्रोडक्शन है आपको उसी में खुश होना पड़ता है। However, within that range, an individual is free to choose what he likes most. तो जो एक लिमिटेड रेंज में प्रोडक्शन हुआ है उसी में आपको चूज करना पड़ता है। Again, the right to work is guaranteed, but choice of occupation gets restricted because these are determined by the central planning authority on the basis of certain socio-economic goals before the nation, ठीक है। अब क्या काम होना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्रीज हमें चलानी है, ठीक है, तो वो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करती है। तो आपकी जो इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट की चॉइस है वो भी थोड़ा लिमिटेड हो जाती है अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी। Then the fourth characteristic is relatively equal income distribution. A relative equality of income is an important feature of socialism. Among other things, differences in income and wealth are narrowed down by the lack of opportunity to accumulate private capital. देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप वेल्थ या फिर प्राइवेट कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज से आपकी प्रॉफिट आती है, राइट, वो किसके पास जाती है, वो प्रॉफिट सीधा जाती है गवर्नमेंट के पास, कोई एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल कंपनी के पास नहीं जाती। तो फिर आप कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। एंड बिकॉज ये एक्यूमुलेट नहीं हो सकती तो आपको इक्वालिटी, इनकम में इक्वालिटी भी देखने को मिलेगी। कोई भी बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब नहीं रह जाता अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो जो गैप है वो नैरो डाउन हो जाता है। Educational and other facilities are enjoyed more or less equally, thus the basic causes of inequalities are removed. और सोशलिस्ट इकोनॉमी ये भी देखती है कि जो बेसिक नीड्स है, राइट, जैसे कि एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटी, ये सबको मोर और लेस इक्वली मिले, ये देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसलिए इनके बेसिस में जो इनइक्वालिटीज होती है वो भी रिमूव हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अमीर लोग ही अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं एंड सिर्फ अमीर लोग ही हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाते हैं, ऐसा सोशलिस्ट के अंडर नहीं होता। कैपिटलिस्ट के अंदर वैसा हो सकता था, राइट, लेकिन सोशलिस्ट में सबको इक्वली ये फैसिलिटीज देने की कोशिश की जाती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। देखिए प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन एन सोशलिस्ट इकोनॉमी बट इट ओनली हैज अ सेकेंडरी रोल। एग्जाम्पल, टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक। देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो चलता ही प्राइस मैकेनिज्म से था, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का खेल जो होता था उसके बेसिस में ही प्राइस डिसाइड होता था। कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है, सप्लाईज कितने में देने को तैयार है, तो उसके बेसिस में प्राइस डिसाइड होता था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। तो मार्केट का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं होता, प्राइस मैकेनिज्म का ज्यादा रोल नहीं होता। सो द प्राइस मैकेनिज्म एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस दीज डिसीजंस। कितने प्राइस में बेचना है ना वो प्लानिंग अथॉरिटी पहले ही फिक्स कर लेती है, तो कोई मार्केट में जाके बार्गेन करके आप प्राइस सेट करोगे, ऐसा सीन होता ही नहीं सोशलिज्म में। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, price mechanism loses its predominant role in the economic decision. The prices prevailing under socialism are administered prices. तो predetermined जो prices होते हैं ना उनको हम administered prices भी कहते हैं,
क्योंकि ये प्राइस एक्चुअली गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करा होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा होता है पहले ही, ठीक है, which are set by the central planning authority on the basis of socio-economic objectives। तो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो पहले ही एक प्राइस सेट कर देते हैं जिसको हम एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस कहते हैं। ओके, नाउ द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अंडर सोशलिज्म। देखिए, जो सारे बड़े बड़े मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, वो गवर्नमेंट ही ओन करती है, राइट, और गवर्नमेंट ही रन करती है। तो जब सब गवर्नमेंट के ही अंडर है तो किससे आप कॉम्पीट करोगे? सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अंडर सोशलिज्म। ओके, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, द erstwhile USSR was an example of socialist economy from 1917 to 1990। जो ये संगठन है ना, ये 1917 में बना था और 1990 तक ये संगठन रहा था। इसके बाद ये संगठन एक्चुअली फूट गया था, फिर सारी कंट्रीज सेपरेट हो गए थे, ठीक है। तो ये दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एन सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे की बात करें कि इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट। देखिए, कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट नहीं होता आजकल। हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म और थोड़ा बहुत सोशलिज्म का पार्ट होता है। लेकिन दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज जिसमें ज्यादातर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से है वो? जैसे कि वियतनाम, चाइना, क्यूबा। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है, ठीक है, तो हम इनको सोशलिस्ट कंट्रीज कह सकते हैं। अब जो नॉर्थ कोरिया है, ये वर्ल्ड की मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। टोटलिटेरियन यानी कि डिक्टेटरशिप आप कह सकते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिक्टेट करती है अपने सिटीजन्स को कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस होना है, क्या नहीं होना है। ओके, सो नॉर्थ कोरिया कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, राइट। अब हम देखते हैं कि मेरिट्स क्या है ये सोसाइटी की। The first merit is equitable distribution of wealth and income and provision of equal opportunities for all help to maintain economic and social justice। ठीक है, ये सिस्टम लाया ही इसलिए गया था ताकि जो इनइक्वालिटी है वो कम से कम हो और सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी ज्यादा हो। Then rapid and balanced economic development is possible in a socialist economy as the central planning authority coordinates all resources in an efficient manner according to set priorities। समाज को किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो उस बेसिस में एक प्रायोरिटी सेट किया जाता है और जो आपकी रिसोर्सेस है वो प्लान्ड तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से यू यूज इट फॉर डेवलपमेंट। Then socialist economy is a planned economy. In socialist economy, there will be better utilization of resources and as it ensures maximum production. Waste of all kinds are avoided through strict economic planning. Since competition is absent, there is no wastage of resources on advertisement and sales promotion. देखिए, रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब प्लान किया जाता है, राइट। आपकी सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है उसको ध्यान में रख के बहुत ही एफिशिएंटली रिसोर्सेज को राइट जगह पे यूज किया जाता है और एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन जैसे वाहियात खर्चे यहाँ पे अवॉइड किया जाता है क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड। देखा जाता है कि सबको रोजगारी का एक अवसर मिले, ठीक है, business fluctuations are eliminated and stability is brought about and maintained। ठीक है, फ्लक्चुएशंस को ज्यादातर रोका जाता है। देखिए, जब एक मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री इकोनॉमी है, तो उस टाइम पे फ्लक्चुएशंस हो सकती है क्योंकि सप्लायर्स ने ठीक से डिमांड एस्टिमेट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने गलत चीजों को एस्टिमेट किया, वो फोरकास्ट नहीं कर पाए ठीक से, वो स्टडी नहीं कर पाए कंज्यूमर बिहेवियर को, तो इस वजह से बिजनेसेस में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन आप जब सब कुछ प्लान्ड तरीके से कर रहे हो तो फ्लक्चुएशन मिनिमाइज हो जाती है और सिस्टम में, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। The absence of profit motive
helps the community to develop a cooperative mentality and avoid class wars. This, along with equality, ensures better welfare of the society. देखिए कंपटीशन की वजह से, प्रॉफिट मोटिव की वजह से जो एनिमोसिटी होती थी, जो एक दूसरे से हम हॉस्टाइल बिहेवियर करते थे, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी अवॉइड कर सकती है, राइट? क्योंकि ये यहाँ पे मोटिव क्या होता है? द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो एक कोऑपरेटिव मेंटालिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्योंकि क्लास डिवाइड या इनइक्वालिटी भी कम होती है, तो क्लास वार भी यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल। देखा जाता है कि कोई भी बहुत ज्यादा गरीब ना हो और बहुत ज्यादा अमीर भी ना हो, ठीक है? एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको दिया जाता है और राइट टू वर्क सबके पास होता है। अंडर सोशलिज्म द लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स are protected from exploitation by employers and monopolies respectively. Exploit होने से बचाया जाता है। There is provision of comprehensive social security under socialism. This makes the citizens feel secure. ठीक है, एक comprehensive social security का व्यवस्था किया जाता है जिससे कि citizens को secure फील हो। देखिए कैपिटलिस्ट में क्या होता था कि आपके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हो, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके पैसे के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हो, राइट? लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? गवर्नमेंट सबको देख रहा है ना? गवर्नमेंट एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो सबके वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। सो इट इज लाइक कि आपके ऊपर कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट? तो इसलिए सिटीजन्स भी सिक्योर यहाँ पे फील करते हैं। सो ये तो था मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। लेकिन देखिए हर सिस्टम का डीमेरिट्स भी होता है, राइट? देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? देखिए सोशलिज्म इन्वॉल्व्स प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी एंड डिलेज। मोरओवर देयर मे आल्सो बी करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म एसेट्रा। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है, राइट? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, सीपीए हम कह देते हैं। तो ये अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन का अथॉरिटी तो नहीं है, राइट? इनमें कई सारे लोग हैं। अब उनमें हायरार्की है, राइट? ऊपर एक शायद रूलर होगा, अब उसके अंडर कहीं लोग होंगे, अब इनके अंडर कहीं लोग होंगे। तो काफी सारे यहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम होता है, ठीक है? तो कोई भी आपको एक डिसीजन लेने हो तो आपको हर सिस्टम से अप्रूव कराना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से देखिए ब्यूरोक्रेसी सेट इन हो जाता है, इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकता है। एंड बिकॉज गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सो देयर कैन बी करप्शन ऑल्सो। रेड टेपिज्म इज बेसिकली जो इनएफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की स्ट्रक्चर, इसी को हम रेड टेपिज्म कहते हैं, ठीक है? कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है? हर चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, साइन कराना है, तो ऐसे चीजें। एंड फेवरेटिज्म, किसी एक बंदे को फेवर करना अमॉन्ग्स अदर्स, तो उसको हम फेवरेटिज्म कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलता है व्हेन गवर्नमेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज स्टेट ownership of material means of production and state direction and control of nearly all economic activity। क्योंकि स्टेट सारी चीजों को डायरेक्ट एंड कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बचता कि आप कहाँ काम करना चाहोगे, क्या काम करना चाहोगे, वो गवर्नमेंट आपको कराती है। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ इसका मेन फीचर क्या था कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, राइट? कैपिटलिज्म का मेन फीचर ये था, डिफरेंशिएटिंग फीचर, कि वहां पे वेल्थ एक्यूमुलेट किया जा सकता था। आप काम करो, प्रॉफिट कमाओ, और वो प्रॉफिट आपका होता था और आप जैसे चाहे उसे यूज कर सकते थे। आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते थे उसे, और प्रॉपर्टीज को आप जैसे मर्जी यूज कर सकते थे। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। अगर आप फैक्ट्री में भी काम करोगे, जो प्रॉफिट आता है फैक्ट्री से, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है? और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो प्रॉफिट को कहाँ यूज करना है। तो आपकी जो बेसिक राइट है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, पैसा कमाने की, उससे प्रॉपर्टी खरीदने की, वो राइट चला जाता है सोशलिज्म में।
It will not provide necessary incentive to hard work in the form of profit. देखिए प्रॉफिट ना इंसान को मेहनत कराता है, राइट? जब आपको पता है कि मेहनत करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, वेल्थ आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो लोग मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखो, आप जितना भी काम करो प्रॉफिट तो गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्रॉफिट का क्या करना है, तो आपको डायरेक्टली उसका फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके वेलफेयर की ही काम करे, पर देखिए आप डायरेक्टली प्रॉफिट आपके जेब में नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए आपको कोई इंसेंटिव नहीं होता हार्ड वर्क करने का। और इसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि सोशलिज्म में ना इतने एफिशिएंटली काम नहीं होता, ठीक है? और जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो भी बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि लोग हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं होते, उनके पास इंसेंटिव नहीं होता फॉर हार्ड वर्क। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज administered prices are not determined by the forces of market on the basis of negotiation between buyers and sellers. The administered prices negotiation के बेसिस में नहीं बना है, राइट? ये तो प्लानिंग अथॉरिटी ने पहले ही डिसाइड किया है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। There is no proper basis for cost calculation. देखिए अगर मार्केट में नेगोशिएट होता तो आपको चीजों की एक्चुअल प्राइस पता चलती, लेकिन in the absence of such practice, most economic and scientific allocation of resources and efficient functioning of economic system are not possible. लेकिन जब आप मार्केट में आप प्राइसेस नहीं तय कर रहे हो, जब गवर्नमेंट तय कर रही है प्राइसेस, तो आपको नहीं पता ना कि वो प्राइस कितनी सही है कितनी गलत है। एक्चुअल में वो प्राइसेस, इज इट हेल्पिंग यू टू एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज, राइट? तो वो चीज़ों की श्योरिटी नहीं होती। जब आप चीज़ों को मार्केट में ले जाते थे तो अपने आप उसकी प्राइस तय होती थी ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। तो ये कितना साइंटिफिक है, कितना इकोनॉमिक है, इसमें आप सवाल उठा सकते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट तो चाहे कोई भी प्राइस रख दे, तो क्या हम उसी प्राइस को माने? तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। Okay, state monopolies created under socialism will sometimes become uncontrollable. This will become more difficult to regulate than private monopolies under capitalism. देखिए कैपिटलिज्म में हमने स्टडी किया था कि मोनोपोली जैसे सिचुएशन हो सकती है, राइट? जो बड़े अमीर बिजनेसमैन हैं वो कभी कभी छोटे बिजनेसेस को एंट्री करने में बहुत ज्यादा हर्डल पैदा करते हैं। लेकिन देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मोनोपोली है वो फिर भी कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी कोई भी देखिए इकोनॉमी प्योर कैपिटलिज्म तो नहीं होता, वहां पे भी गवर्नमेंट तो होती ही है, राइट? तो अगर ऐसे मोनोपोली जैसे सिचुएशन आ गई तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो सोशलिज्म में मोनोपोली होता है ना, वो तो गवर्नमेंट की ही कराई गई मोनोपोली है, तो उसको कैसे कंट्रोल करे? तो उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ओके? और अल्टीमेटली जो इनका नुकसान है वो कंज्यूमर को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो उनको प्राइसेस पे करनी पड़ती है ना लास्ट में। तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मोनोपोली है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू मैनेज। Under socialism, the consumers have limited freedom of choice. Therefore, what the state produces has to be accepted by the consumer. ठीक है, कंज्यूमर के पास जो चॉइस है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो स्टेट ने प्लान किया है प्रोड्यूस करना वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। No importance is given to personal efficiency and productivity. Laborers are not rewarded according to their efficiency. This acts as a disincentive to work. देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता था कि जो एफिशिएंट होते थे उनको मार्केट रिवॉर्ड करता था इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट? लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं जो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, अंडर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इनमें से 50 लोग एफिशिएंट है, 50 लोग नहीं है, लेकिन जो ये काम का रिवॉर्ड है वो तो सबको इक्वली मिल रहा है ना, तो लोग हार्डवर्क करने का भी क्या फायदा हुआ, राइट? तो इसलिए लोग यहाँ पे हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते, क्योंकि चाहे आप हार्डवर्क करो या फिर चाहे आप इनएफिशिएंटली काम करो, सबको इक्वली ही रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव टू वर्क। The extreme form of socialism is not at all
प्रैक्टिकेबल। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करे हर चीज़ में और आपको किसी भी चीज़ का चॉइस नहीं हो, तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकेबल नहीं होता। ओके, तो हमने ये तो जान लिया कि कैपिटलिस्ट भी पूरी तरह से ठीक नहीं है और सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो अब एक इकोनॉमी करे तो क्या करे? देखिए, हर इकोनॉमी को एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे वो कैपिटलिज्म की भी मेरिट्स को अपनाए और सोशलिज्म की भी मेरिट्स को अपनाए और एक जस्ट एंड इक्विटेबल एंड प्रॉफिटेबल इकोनॉमी बनाने की कोशिश करे। तो ये बीच का रास्ता जो है ना, इसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।